हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं तमन्ना और हम कर रहे हैं कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का ये सीरीज। जिस सीरीज में आज हम आ गए हैं पार्ट 2 में, यानी कि चैप्टर 2 में। इससे पहले इस सीरीज का एक वीडियो अपलोडेड हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उसे जाके देखें। और दूसरा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले कोई भी क्लासेस की वीडियो आपकी स्किप ना हो और आप अपने एग्जाम्स में अच्छे से मार्क्स ले सके, अच्छे से पेपर्स दे सके। ठीक है, तो अब एक भी मिनट बगैर वेस्ट किए हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर में। तो आज हमारे चैप्टर का नाम है ड्रेनेज ऑफ इंडिया। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के दूसरे पार्ट में आ गए। सबसे इम्पोर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, हिंदी में से हम लोग लिखेंगे अफवाह तंत्र। भारत का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये अफवाह क्या होता है। भारत का तो बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो हम लोग जानते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को भी पता होगा। तो दूसरा हमारा टॉपिक है अफवाह क्या होता है। तो जब कोई नदी होती है, नदी देखा है हम लोगों ने, रिवर। तो जब कोई रिवर होती है ना, जब कोई नदी, वर्षा का जल हो, कोई नदी हो, कोई छोटी धारा हो, या कोई मुख्य नदी हो, सहायक नदी हो, ये सारी चीजें जब समुद्र में, झील में या फिर किसी महासागर तक पहुंचती है तो इस पूरी प्रक्रिया को अफवाह बोलते हैं। जब वर्षा जल, नदी, हाँ, जब किसी क्षेत्र में वर्षा का जल, नदी, उसकी धारा, उसकी सहायक नदी आदि महासागर में, सागरों में, समुद्र में या झील में जाकर मिलती है तो इस पूरी प्रक्रिया को अफवाह तंत्र बोलते हैं। और जिस क्षेत्र में यह बहती है उस क्षेत्र को अफवाह क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में अफवाह तंत्र, यानी कि भारत में तो हम लोग को शुरू से पता है। मतलब ज्यादातर जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, जब मानव का विकास हुआ, तो मानव सबसे पहले कहाँ बसे? नदी घाटियों के पास बसे। ठीक है, तो भारत की जो सभ्यता है, इसकी संस्कृति है, उसके आर्थिक विकास में नदियों का बहुत महत्व है। ठीक है, सबसे पहले जो कृषि कार्य हुआ नदियों के पास हुआ। जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो भी हमारे नदियों के पास ही मिली। तो इसमें नदियों का बहुत अहम योगदान है। अब हम लोग नदियां जानेंगे तो उसका अपवाद तंत्र जानेंगे कि वो नदियां कहाँ से निकलती है, किस जगह से फ्लो करती है और कहाँ जाके मिलती है। तो अपवाद तंत्र में बेसिकली हम लोग इतना जाने। तो भारत का जो अपवाद तंत्र है, भारत के अपवाद तंत्र को मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो दो भाग है हमारे हिमालयी अपवाद तंत्र। पहला है हमारा हिमालयी अपवाद तंत्र, अपवाद तंत्र। और दूसरा है प्रायद्वीप अपवाद तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र। रिवाइज अपवाद तंत्र, जब किसी क्षेत्र में कोई नदी, उसकी सहायक नदी, उसकी मुख्य नदी, वर्षा जल या फिर अन्य कोई जल स्रोत उस क्षेत्र में से किसी झील में, समुद्र में या महासागर में जाके मिलने की कोशिश करती है तो उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरे सिस्टम को अपवाद तंत्र बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। और जिस क्षेत्र में होता है उसे अपवाह बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो भारत में जो अपवाद तंत्र है, भारत में अपवाद तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा हिमालयी अपवाद तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीप अपवाद तंत्र। तो हम लोग सबसे पहले अपना हिमालयी अपवाद तंत्र में वन में गौर करेंगे कि हिमालयी अपवाद तंत्र क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, तो प्रायद्वीप अपवाद तंत्र अभी हम इरेज कर देते हैं। कैपिटल वन लिखते हैं। ओके, या हाँ, तो हिमालयी अपवाद तंत्र, हिमालय यानी हिमालय, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालयी नदियां या हिमालयी अपवाद तंत्र कहते हैं।
ये जो अपवाह तंत्र होता है, ये जो नदियां होती है वो हिमनदों और वर्षा दोनों से जल प्राप्त करती है, इसलिए हम इन नदियों को 12 मासी नदियां भी बोलते हैं। यानी ये नदियां कभी सूखती नहीं है, हमेशा हरी भरी रहती है। ठीक है, इन्हें सदानीरा भी बोलते हैं। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां या प्रमुख नदी तंत्र 3 है। हिमालय अपवर्तन, जो हिमालय की नदियां होती है, हिमालय से जो नदियां निकलती है उन्हें हिमालयी नदियां बोलते हैं। इन नदियों को वर्षा के जल और हिमनद दोनों से जल प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें सदानीरा या 12 मासी, 12 महीना भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें 12 मासी नदियां भी कहते हैं। हिमालय अपवर्तन को मेनली 3 तंत्रों में और विभाजित किया जाता है। हमारा पहला है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु अपवाह तंत्र लिखते हैं। सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा का अपवाह तंत्र, और तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ठीक है, सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं सिंधु अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंधु अपवाह तंत्र में। ठीक है, तो इन दिनों को इरेज कर देते हैं क्योंकि सिंधु अपवाह तंत्र में सिंधु की बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। हाँ, तो सिंधु अपवाह तंत्र, तो सिंधु अपवाह तंत्र में हम लोग सबसे पहले जानेंगे सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। तिब्बत के मानसरोवर के निकट से होता है सिंधु नदी का उद्गम। ये लद्दाख से होकर पाकिस्तान में जाती है और अंततः अरब सागर में गिर जाती है। ये मानसरोवर से होता है, ये लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर यानी 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। क्योंकि ये जो नदी है वो भारत में थोड़ा ही रहता है, फिर पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास एवं सतलज। सबसे पहले सिंधु नदी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा सिंधु नदी यहाँ से उद्गम होता है सिंधु नदी का। ये ऐसे फ्लो करती हुई लद्दाख होती हुई और ये गुजरात को पार करती हुई और ये अरब सागर में जाती है। ये हमारी सिंधु नदी है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के पास ही होता है। ये लद्दाख में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंततः अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में जो इसकी लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां यानी कि इसकी और जो सहायक नदियां उसमें आता है रावी, ब्यास, चिनाब, सतलुज और झेलम। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं झेलम नदी का। झेलम नदी क्या है? ठीक है, तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर, झेलम जो है हमारा जम्मू कश्मीर के वेरीनाग क्षेत्र से होता है और श्रीनगर से होती हुई ये वोलर झील में जाके मिलती है। तो ये हमारा है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से होती हुई वेरीनाग से होता हुआ ये जाता है और ये झेलम यहाँ आता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के वेरीनाग क्षेत्र से झेलम चलता है और फिर श्रीनगर में वेरीनाग में जाता है और फिर जाके सिंधु नदी से मिल जाता है। दूसरा है हमारा चिनाब नदी। चिनाब हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय भागों से निकलती है। चिनाब हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय भागों से निकलती है, जम्मू कश्मीर होते हुए वो पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो हमारा चिनाब है ये जम्मू कश्मीर का उच्च पर्वतीय भाग है, यहाँ से ये जाती है और फिर इसमें झेलम में मिलती हुई
पाकिस्तान में एंटर करके वो आगे चली जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब से बहती है, पंजाब में बहती है। ठीक है, रावी नदी ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से निकलती है और पंजाब में बहती है। ये रावी नदी ये पंजाब में बहती हुई यहाँ चली जाती है। और एक लास्ट हमारा आता है सतलुज। जो सतलुज जो है रोहतांग दर्रे से निकलता है, पंजाब में सतलज नदी से पंजाब में सतलज नदी में हम व्यास नदी बोल रहे हैं। ठीक है, व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और पंजाब में सतलज से मिल जाती है। ये था हमारा रावी नदी, थोड़ा सा क्लियर करा, ये हमारा रावी नदी है। ठीक है, ये हमारा व्यास नदी है। और नेक्स्ट हमारा सतलुज आती है, जो राक्षस ताल के निकट से निकलती है, राक्षस ताल के निकट से निकलती है। इसी नदी में, सतलुज नदी में ही भाखड़ा नागर परियोजना को भी बनाया गया है और फिर ये पंजाब में जाके व्यास नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये है सतलुज नदी और ये पंजाब में जाके व्यास नदी से ये यहाँ मिल गई। अब फिर ये यहाँ पे एक नदी बन गई, सारी सहायक नदियां मिलके, अब फिर ये यहाँ पे अरब सागर में, अरेबियन सी में जाके गिर जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा सिंधु नदी का अपवातन। एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। सिंधु अपवातन, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के निकट से होता है। ये तिब्बत से लद्दाख में जाती है और लद्दाख से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंततः अरब सागर में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है एवं भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसकी 5 सहायक नदियां हैं, इसकी पांच सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम नदी जो है इसका उद्गम जम्मू कश्मीर में होता है, जम्मू कश्मीर के वेरीनाग क्षेत्र से होता है, फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय भागों में होता है। ये चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय भागों से होता है और जम्मू कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। नेक्स्ट हमारा रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ठीक है, व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और पंजाब में जाकर सतलज नदी से मिल जाती है। सेम सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल के निकट से होता है, ये फिर पंजाब में जाके व्यास नदी से मिल जाती है और सतलज नदी में ही भाखड़ा नागर परियोजना बनाया गया था और ये अंततः जाके सिंधु नदी से मिलती है और ये जाके अरेबियन सी में डूब जाती है। तो ये था हमारा सिंधु अपवातन। ठीक है, इसका सहायक नदी हम लिख देते हैं एक करके। सिंधु में पहला हमारा सहायक नदी है झेलम, दूसरा है चिनाब, तीसरा रावी, चौथा व्यास, पांचवा ई में आता है सतलज। ठीक है, तो ये था हमारा सिंधु अपवातन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गंगा अपवातन। दूसरा हमारा गंगा अपवातन और तंत्र। गंगा का अपवातन, तो गंगा सबको पता है, गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम जो है उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलने वाली भागीरथी नदी से माना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से है? उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलने वाली भागीरथी से माना जाता है। ये थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ, ब्लैक से ब्लू से। ये हमारा गंगा,
हमारा गंगा है। गंगा कहाँ से? गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलने वाली भागीरथी नदी से माना जाता है। ठीक है। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग एक स्थान है जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, उसके बाद इसे गंगा कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। लिख देते हैं गंगा। गंगा ये था हमारा सिंधु। इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा उत्तर भारत के विशाल मैदानों को उपजाऊ बनाती है तथा अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत को कृषि, परिवहन, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी तरह से संपन्न बनाती है। जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है वो भी गंगा के मैदानों में है। ठीक है। गंगा के मैदान में, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में ही हमारे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा भी लाइज करता है। तो ये हमारी गंगा है। अब गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना। पहले में सहायक नदियां लिख लेते हैं। यमुना, दूसरा है रामगंगा, तीसरा है सी में गोमती, चौथा घग्गर, पांचवा गंडक, छठा है कोसी। हाँ, तो गंगा की मुख्यतः 6 सहायक नदियां हैं, यमुना, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक और कोसी। तो सबसे पहले यमुना देखते हैं। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कहाँ से निकलती है? यमुना का जो उद्गम है यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है जिसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। यह प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां जैसे चंबल, बेतवा, केन, सिंध इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है। तो हमारी ये गंगा, यमुना गंगोत्री ग्लेशियर में प्रयागराज के पास निकलती है। ये हमारा प्रयागराज है। यहाँ से ये निकलती है और यहाँ आके गंगा से मिल जाती है। ठीक है। हाँ, तो यमुना का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से माना जाता है जो प्रयागराज में गंगा से जाके मिल जाती है। चंबल, बेतवा, केन एवं सिंध इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दूसरा हमारा आता है रामगंगा। रामगंगा का उद्गम कुमाऊं हिमालय से कुमाऊं हिमालय से होता है। ये कन्नौज में जाके गंगा से मिलती है। रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? कुमाऊं हिमालय से निकलती है ये, अब कन्नौज में ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गोमती। गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले से निकलती है। इसका सबसे मुख्य विशेषता ये है कि जो लखनऊ जिला है हमारा, लखनऊ क्षेत्र, वो पूरा गोमती नदी के किनारे ही वो शहर बसा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा घग्गर नदी। ये हमारा घग्गर नेपाल हिमालय से निकलती है और बिहार में गंगा से मिलती है। घग्गर जो होता है नेपाल हिमालय से निकलती है और बिहार में जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट है गंडक हिमालय से जल समृद्ध नदी है। ये बिहार में गंगा से मिलती है, नेपाल के नारायणी कहा जाता है। जो गंडक जो नदी है वो हिमालय क्षेत्र से निकलती है और ये बिहार में आके गंगा नदी से मिलती है। और जो नेपाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ उस नदी को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे आखिर में हमारा आता है कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में तो सबको पता होगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह जो नदी है बार बार अपना मार्ग बदलती है और इसमें विनाशकारी बाढ़ आता है। मतलब हर साल बिहार में बाढ़ आता है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा की
6 मुख्य सहायक नदियां हैं। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में जाके गंगा से मिल जाती है। दूसरा है रामगंगा। रामगंगा कुमाऊं हिमालय से निकलती है और कन्नौज में जाके गंगा से मिल जाती है। तीसरा है हमारा गोमती। गोमती का जो उद्गम होता है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत क्षेत्र में होता है और इसी गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर हमारा बसा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा घग्गर। घग्गर नदी जो है नेपाल से निकलती है और बिहार में जाके गंगा से मिल जाती है। अब पांचवा है हमारा गंडक नदी। जो गंडक नदी है वो हिमालय से, जल समृद्ध नदी हिमालय से निकलती है और ये भी आके बिहार में गंगा से मिलती है। ठीक है। और गंडक नदी का एक और विशेषता यह है कि इसको नेपाल के क्षेत्र में नारायणी कहा जाता है। और हमारा सबसे आखिर है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये बार बार अपना मार्ग बदलती है, जिस कारण बिहार के क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ आती है। ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया। गंगा के सहायक नदियों को लिख देते हैं। यमुना हो गया, ये यहाँ से निकलती है गंडक, ये गंडक है ना, ये है कोसी, ये कोसी और ये हाँ। यमुना है, ये गंगा है, ये गंडक है, ये कोसी है और ये घग्गर है। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग आखिरी आ जाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में। ब्रह्मपुत्र तीसरा हम लोग आ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र अपवर्तन। अब तीसरी जो हमारी सबसे बड़ी नदी तंत्र है उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र अपवर्तन, जो तिब्बत के मानसरोवर के झील से निकलती है। सिंधु तिब्बत में मानसरोवर के निकट से निकलती है और ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत में मानसरोवर के झील से निकलती है। ठीक है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसे दिहांग बोलते हैं। जब जैसे ही असम में प्रवेश करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो, हिमाचल प्रदेश में दिहांग और असम में और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह अत्यधिक जल राशि एवं तीव्र प्रवाह वाली नदी है। इसमें बहुत ज्यादा जल राशि होती है, इसकी प्रवाह की जो गति है वो बहुत तेज होती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र अनेक द्वीपों का निर्माण करता है, जिसमें से सबसे जो बड़ा द्वीप है उसका नाम है माजुली। और यही ब्रह्मपुत्र और गंगा के संगम में ही एक हमारे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा आता है, जो पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये भी निकलती है यहाँ पे, ये मानसरोवर लेक था, ये है मानसरोवर लेक, यहाँ से ये निकलती है, ऐसे करके जाती है से ये यहाँ पे ऐसे एंटर करती है और ये असम में आके गंगा से मिलती है, तो यहाँ से चली जाती है। हाँ ठीक है। तो एक बार फिर पढ़ती हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से होता है। इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसे दिबांग कहा जाता है और जैसे ही असम होके इंडिया में एंटर करते इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी होती है, इसमें जल राशि बहुत होता है, इसका प्रवाह भी बहुत अधिक होता है। ब्रह्मपुत्र बहुत सारे अनेक द्वीप का निर्माण करती है, जिसमें से माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे दिबांग, लोहित, मानस लिख देते हैं हम, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। दिबांग, थोड़ा सा स्पेस का कम हो गया, इसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है। दिबांग, लोहित, मानस, चौथा है हमारा सुबनसिरी,
नदियां, ठीक है, दिबांग, लोहित, मानस, सुबनसिरी और तीस्ता। तो बस हिमालय अपवातंत्र में हम लोगों को बस इतना ही याद कर रखना है। हिमालय अपवातंत्र में 3 अपवातंत्र बेसिकली आते हैं, सिंधु अपवातंत्र, गंगा अपवातंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवातंत्र। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एवं सतलुज। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक और कोसी। और भाई ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का प्रमुख सहायक नदी है दिबांग, लोहित, मानस, सुबनसिरी और तीस्ता। तो ये था हमारा हिमालय अपवातंत्र। अब हम लोग नेक्स्ट अपना ध्यान देते हैं प्रायद्वीप अपवातंत्र। इसको इरेज कर लेते हैं। हम लोग मैप को इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। हिमालय अपवातंत्र गंगा और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है ना, ये हमारा ब्रह्मपुत्र। तो ये नदी तंत्र हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं और बाकी हम लोग का जो काम है वो हम लोग अब यहाँ से करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रायद्वीप नदियाँ बेसिकली इस एरिया से निकलती है, प्रायद्वीप भारत से। ओके, प्रायद्वीप नदियाँ दूसरा हमारा है प्रायद्वीपीय या प्रायद्वीपीय अपवातंत्र। तो प्रायद्वीप नदियां जो है या प्रायद्वीप अपवातंत्र में जो नदियां हैं वो भारत के प्रायद्वीप एवं पठारी भागों से निकलती है। और इसका सबसे बड़ा ये गुण ये है कि ये नदियां जो है वो वर्षा जल पर निर्भर होती है, इसलिए ये नदियां 12 मासी नहीं होती, ये मौसमी प्रकृति होती है। वर्षा का काल होता है तब ये नदियां भरी रहती है और जैसे ही वर्षा काल खत्म होता है तब इन नदियों में पानी की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। इनकी घाटियां जो होता है वो बहुत छोटा होता है और उथला हुआ होता है, इनका घाटियां छोटा और उथला होता है, ठीक है। अब प्रायद्वीप अपवातंत्र को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक अरब सागर में गिरने वाली नदी है, दूसरा ब्रह्मपुत्र में गिरने वाली नदी है। प्रायद्वीप अपवातंत्र को 2 भागों में बांटते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और दूसरा है हमारा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां। हाँ, तो जैसे हिमालय अपवातंत्र को 3 भागों में बांटा गया था, सिंधु अपवातंत्र, गंगा अपवातंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवातंत्र, उसी तरह प्रायद्वीप अपवातंत्र को भी 2 भागों में बांटते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। जो नदियां अरब सागर में गिरती है उसको अरब सागर में गिरने वाली नदियां बोलते हैं, और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है उसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियां में सबसे पहला जो हमारा नदी है उस नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली जो सबसे पहली नदी है उस नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा का जो उद्गम है वो अमरकंटक पठार से होता है। नर्मदा का जो उद्गम है वो अमरकंटक के पठार से होता है। और ये भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर बहती हुई, पश्चिम की दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है और ये मुहाना बनाती है। हम बोले कि नर्मदा का जो उद्गम है वो अमरकंटक पठार से होता है। अमरकंटक का पठार कहाँ है हमारा, ये रहा यहाँ पे अमरकंटक का पठार। हमारी नर्मदा की जो नदी है उसका उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है
ये भ्रंश घाटी में पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में जाके मिलती है और ये जो नदी है वो हमारी मुहाना बनाती है। ठीक है, दूसरी हमारी जो नदी है उसका नाम है ताप्ती। ताप्ती ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। ये है हमारा ताप्ती नदी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, ये भी पश्चिम में बहती हुई ये भी अरब सागर में यहाँ पे गिर जाती है। गिरा देते हैं, गिरा ही नहीं। ठीक है, और आखिरी जो हमारा नदी है उसका नाम है माही। माही नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। माही नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होता है, निकलता है। ये राजस्थान एवं गुजरात होकर अरब सागर में जाके गिर जाती है। ये राजस्थान एवं गुजरात होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, माही नदी हम बोले मध्य प्रदेश की, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ के विंध्याचल से होता है और ये हुआ हमारा राजस्थान, ये गुजरात होते हुए ये वहां मिल जाता है। ये हमारा माही नदी, ये माही, ये ताप्ती। हाँ, तो अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदियां 3 हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही। नर्मदा जो नदी है वो अमरकंटक पठार से होता है, वो निकलती है और भ्रंश घाटी होते हुए पश्चिम दिशा में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। ताप्ती जो नदी है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है और ये भी पश्चिम दिशा से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है और ये राजस्थान एवं गुजरात होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अब हमारा दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पहली नदी है महानदी। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ में निकलती है, ओडिशा में जाके विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और ओडिशा में जाके विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। ये है छत्तीसगढ़ से निकलती है, ये इसका सहायक नदी है ना, और यहाँ आके ये ओडिशा में जाके डेल्टा का निर्माण करती है। ये हमारी महानदी। ठीक है, महानदी के बाद हमारा अगला आता है गोदावरी नदी। गोदावरी का किसी बना लेते हैं। ये गोदावरी, जैसे उत्तर भारत में हमारा ये गंगा इम्पोर्टेंट है, वैसे दक्षिण भारत में हमारी गोदावरी इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत में गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, याद रखना। हाँ, तो गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीप नदी है। देखो, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीप नदी है गोदावरी। ठीक है, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रायद्वीप की सबसे बड़ी लंबी नदी है और वो उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन? गंगा। इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्रियंबटू क्षेत्र से होता है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां प्राणहिता, इंद्रावती और मंचरा। ठीक है, यहाँ पे गोदावरी लिख देते हैं। दूसरा हमारा गोदावरी था, और जो तीसरा एवं अंतिम इसमें 4 नदी। जो तीसरा नदी है वो है कृष्णा। हाँ, कृष्णा हमारी तीसरी नदी है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां भीमा और तुंगभद्रा है। कृष्णा जो नदी है वो महाबलेश्वर से निकलती है। ये है यहाँ पे महाबलेश्वर। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां भीमा और तुंगभद्रा है। और हमारा चौथा और आखिरी जो नदी है उसका नाम है कावेरी। तो कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। यह भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। शिव सुंदरम जलप्रपात इसी नदी है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, यह भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है और जो शिव सुंदरम जलप्रपात है वो इसी नदी पे अवस्थित है। ये है हमारा कावेरी।
हमारा इंडिया का मैप थोड़ा सा छोटा हो गया, नहीं तो फिर ठीक सारा नदी बनेगा, ठीक है। आप अपना बनाओगे तो ठीक बनाना, हो सकता है उत्तर दक्षिण सब अलग अलग भी कर सकते हो। हिमालयी नदियाँ एक साथ बना, एक मैप में बनाओ, और प्रायद्वीप नदियाँ एक साथ। तो उसी के साथ हमारी सारी नदियाँ खत्म हो जाती है। प्रायद्वीप अपवाद तंत्र को दो भागों में बांटते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ तीन है, नर्मदा, ताप्ती और मही नदी। और बंगाल में गिरने वाली नदियाँ है महानदी, गोदावरी और कृष्णा। तो इसी के साथ हमारा ड्रेनेज ऑफ इंडिया, भारत का अपतन समाप्त होता है। अब लास्ट इसका एक बस कंक्लूजन होता है, वो बस लिखना है। तो भारत का अपतन देश की कृषि, अर्थव्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति का विकास का आधार है। हिमालय की जो नदियां हैं वो विशाल उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, जबकि जो प्रायद्वीप नदियां हैं वो जल विद्युत उत्पन्न करने में सहायक होती है, ठीक है। भारतीय नदियां केवल जल स्रोत ही नहीं है, बल्कि भारत की नदियां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भी बहुत प्रकारों से हमारी सहायता करती है। लेकिन आज के टाइम पे हम लोगों को पता है कि हम लोग अपनी नदियों को कितने अच्छे से रखे हुए हैं, किस कदर उसका बुरा हाल चल रहा है। यमुना आपको पता होगा, यमुना दिल्ली के पास वो कितना पोल्यूटेड है। तो ये सारी चीजें हम लोग को देखनी होगी। ये जो नदियों का जो जाल दिख रहा है आपको इंडिया में, इसकी वजह से नदियाँ चल रही है, जी रही है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है ना, ब्लड से पूरा बॉडी चल रहा है, अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो हम मर सकते हैं। तो फिर ये हमारी नदियां हैं, अगर ये नदियां खत्म हो जाएगी, ये नदियां नहीं रहेगी, तो फिर समझ जाना भारत भी नहीं रहेगा। तो अगर हमें इसे बचाना है तो हमें अपनी तरफ से योगदान देना होगा, ठीक है। तो बस इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा समाप्त। अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अगले टॉपिक में। तो बस